हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सीधा पहुंचता रहे और आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कर पाए। तो ये आज हम लोग इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न जानते हैं और बहुत ही खास क्वेश्चन है। यही एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं आज का क्वेश्चन, बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। किस तरह से आप याद कर लेंगे इसको बड़े अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए और यही क्वेश्चन आएगा भी बोर्ड में। तो चलिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही खास क्वेश्चन है और एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, कार्बन 14 विधि जीवाश्म का उम्र निर्धारण करने का एक पद्धति है। क्या कहा जा रहा है कि कार्बन 14 विधि जो है जीवाश्म का उम्र निर्धारण करने की क्या है, एक पद्धति है। प्रत्येक जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा मौजूद होती है, यानी कि प्रत्येक जीव जो होता है उसमें कार्बन 12 भी रहता है और कार्बन 14 भी रहता है। लेकिन जैसे ही जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहता है, जबकि कार्बन 14 की मात्रा का क्षय होने लगता है। अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 का तुलना करके जीव का उम्र निर्धारण किया जाता है। इस विधि का खोज बीएफ लिबिदेव ने किया था। मैं आपको बता दूं, सिंपल भाषा में मैं बताता हूं। हर जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा मौजूद होती है, जिसमें से कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहता है, ये कम नहीं होता है, इसका क्षयकरण नहीं होता है। जबकि कार्बन 14 की मात्रा क्या होता है, क्षय होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो 12 में से 14 को घटा करके, है ना, ये पता किया जा सकता है कि ये चीज कितनी पुराना है, ये जीवाश्म जो है ये जीव कितने पुराने हैं। इस विधि का खोज बीएफ लिबिदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, खत्म हो गया हड़प्पा सभ्यता, क्या कारण था। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान सभ्यता की तरह ही एक विकसित सभ्यता थी। इसका लगभग, है ना, इसका समय लगभग 25 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक था। 750 वर्षों तक यह सभ्यता फलता फूलता रहा, लेकिन 1750 ईस्वी के बाद इसका अस्तित्व खत्म होने लगा। भवन ढहने लगी, है ना, नालियां टूटने लगी, जो इसके पतन को प्रदर्शित करता है। इसकी पतन को लेकर विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, जो इस प्रकार है। मैं बता दूं कि यहाँ जो मैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत विकसित सभ्यता थी, ठीक है, और काफी मतलब 750 साल वर्षों तक जो है ये फलता फूलता रहा है। और उसके बाद इसका पतन के अगर कारण की बात अगर करें तो इसके पतन में विद्वानों के अलग अलग मतभेद है, यानी कि डाउट है कि कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो है इस प्रकार से है, जैसे बाढ़ का प्रकोप, बहुत सा बाढ़ आ गया होगा और पूरे बिल्डिंग वगैरह जो भी सब रहा होगा पूरा दह गया हो, ठीक है। महामारी का प्रकोप हो गया हो, कोई बीमारी आ गया हो, कोई मुसीबत आ गया हो, है ना। नदी का जल धारा में परिवर्तन हो सके कि नदी का पूरा जल, है ना, उस पर आ गया हो, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई हो और पूरा चीज खत्म हो गया हो। प्रशासन में शिथिलता आ गया हो, पर बाजार में गिरावट हो जाना, ठीक है। तो बाजार में क्या हो गया, गिरावट वगैरह हो गया था, इसीलिए ये क्या हो गया, इसका पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अल-बेरूनी का जीवन परिचय संक्षिप्त में दे, यानी कि अल-बेरूनी कौन थे और इनके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। उत्तर, अल-बेरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद है, इस पुस्तक से हमें प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी मिलती है। यानी कि अल-बेरूनी की अगर बात करेंगे तो अल-बेरूनी भारत 11वीं शताब्दी में आने वाला एक विदेशी यात्री था, विदेश का था। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और किस राजा के साथ आया था, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इन्होंने अपने पुस्तक, जिसका नाम इनका अपने पुस्तक जिनका नाम है किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, ठीक है,
इस पुस्तक में हमें प्राचीन भारतीय समाज की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। 1857 के तत्कालिक कारण का व्याख्या करना है। तो 1857 की क्रांति कोई एक दिन की क्रांति नहीं थी। ये बात आप मानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी कोई एक दिन की क्रांति नहीं थी, ठीक है। ये तो सदियों से चली आ रही एक विद्रोह था, ठीक है। ये सदियों से चली आ रही क्या था, विद्रोह था। इस विद्रोह में अनेक लोगों ने भाग लिया, ठीक है। और इस विद्रोह जो हुआ था इसमें अनेक लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था। इसका तत्कालिक कारण की अगर बात करेंगे तो इसका तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल था। दरअसल हुआ यूं, उस समय यह बात फैल गई कि राइफल में सुअर एवं गाय भी लगा है, अतः सिपाहियों ने इसे लेना बंद कर दिया। एक सिपाही मंगल पांडे, ठीक है, एक सिपाही मंगल पांडे जिसने पहली बार इसे लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया तथा अपने अधिकारी पर हमला कर दिया, जिससे उसे फांसी दे दिया गया। इससे विद्रोह फैल गई। यही 1857 के कारण थे, ठीक है। यानी कि हुआ क्या कि 1857 के अगर तत्कालिक कारण की बात करेंगे तो उस वक्त एक राइफल दिया जाता था जिसमें ये बात फैल गया था कि इसमें सुअर या गाय की चर्बी लगा होता था। जो हिंदू धर्म के लोग होते थे वो उनसे लेने के लिए मना कर दिए, और जो मुस्लिम धर्म के लोग होते थे वो लेने से मना कर दिए। और जिससे क्या हो गया, और सबसे पहले मंगल पांडे जो थे वो बिल्कुल मना कर दिए, मैं नहीं लूंगा। और उसका अधिकारी जो बोला तो उस पर हमला कर दिया, इसीलिए इसे क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। इसीलिए विद्रोह क्या हो गया, फैल गया। यही इसका तत्कालिक कारण थे। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताएं। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में क्या करना है, बताना है। साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह एक विशाल साम्राज्य था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का महान शासक अशोक था। इस साम्राज्य का महान शासक कौन हुआ है, अशोक हुआ है। मौर्य कालीन इतिहास जानने का स्रोत अनेक सारे हैं, जिसमें प्रमुख अशोक के अभिलेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज का इंडिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा के स्रोत है, इसके अलावा और भी स्रोत है जो मौर्य साम्राज्य को जानने में। अशोक को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, बहुत ही खास क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, अशोक को राष्ट्रीय शासक आखिर क्यों कहा जाता है, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अशोक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अशोक जितना विश्व इतिहास में सम्राट होने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अशोक का धर्म वास्तव में कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी अच्छे धर्मों के बातों का निचोड़ था। ये धर्म की निम्नलिखित क्या है, बातें हैं। बड़ों का आदर करना, ठीक है, बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का आदर करना, झूठ ना बोलना, कम खर्च करना, ठीक है, अपने मित्रों और परिचयों से अच्छा व्यवहार करना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और काफी कुछ समझ में आ भी गया होगा। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए, ये संजीवनी बूटी है एक तरह से, और बहुत ही शॉर्ट कर करके क्वेश्चन लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर क्वेश्चन में दिक्कत है या कहीं पे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।